नमस्ते दोस्तों। आज मेरी ज़ुबान में पहली बार पूजा अपनी कहानी सुनाएगी। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं राजस्थान के जैसलमेर में रहती हूँ और यहाँ के एक छोटे से एक बार मेरी पुत्र का काम करती हूँ। मेरे रोज़ की ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी। वहीं ऑफिस की भाग दौड़, कपड़े ढूंढना और अपने खड़ूस बॉस की बातें सुनना। मेरे ऑफिस, जिसका नाम मरुधर टाइम्स है, वहाँ हमेशा शोर शराबा रहता है। मेरा बॉस मिस्टर खन्ना हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है कि कोई बड़ी खबर लाओ। वही मेरे एक साथी है निशा, जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन काम के नाम में जीरो। वह अक्सर मेरी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाती है। उन दिनों जैसे में एक पुरानी कहानी फिर से चर्चा में है। लोग कहते हैं कि यहाँ के रेगिस्तान में कहीं बहुत सारा सोना छिपा है, जिसे अदृश्य सड़क कहा जाता है। मेरे बॉस ने मुझ पर इस पर एक रिपोर्ट लिखने को कहा। मुझे लगा ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि यह सुनना मेरी मुसीबत बन जाएगा। मेरे दादाजी दीनदयाल शर्मा पुराने ज़माने से नक्शे बनाने का काम करते थे। सुना था कि उनके पास उनके खजाने का कोई राज था, पर वो राज उन्हीं के साथ चला गया। एक दोपहर जब मैं अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी, तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसने सेना की वर्दी पहनी और उसमें चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। वो थे मेजर सचिन कुमार। मेजर सचिन सीधे मेरे पास आए। उनकी आवाज़ बहुत भारी और सख्त थी। उन्होंने मुझसे कहा, पूजा शर्मा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे बॉस तो फौजी अफसर को देख के एकदम चुप हो गए। मेजर मुझे ऑफिस से बाहर ले गए और उन्होंने मुझे एक पुरानी फ़ोटो दिखाई। उस फोटो में मेरे दादाजी एक और आदमी साथ खड़े थे। सचिन ने मुझसे कहा, पूजा जी, इस फोटो में जो दूसरे व्यक्ति है वो मेरे दादाजी हैं। आपके दादाजी के पास उस खोए हुए सोने का एक नक्शा था, और वो नक्शा जब मुझे चाहिए। मुझे पता है कि आपके पास कोई पुरानी डायरी है जिसमें उसमें खजाने का कोड लिखा है। मैं तो एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैनेजर सचिन पिछेड़ने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज़ में कहा, देखो पूजा, ये सोना देश की अमानत है और इसे ढूंढना मेरा मिशन है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, चाहे तुम कुछ से करो या मजबूरी हो। कल सुबह हम जैसे मिल के पुराने किले पर मिलेंगे। वो इतना करके वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक ऐसे अजनबी फौजी में कैसे यकीन करूं जिसे मैं जानती भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मेजर सचिन की आंखों में मेरे परिवार के एक अजीब सी नफरत दिख रही थी। अब मेरी साधारण सी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मेजर सचिन को मार के जानने के बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस वही पुरानी तस्वीर और मेजर की वो सख्त आवाज़ गूंज रही थी। जैसलमेर की रात ठंडी थी, लेकिन मैंने मन में बेचैनी की आग जल रही थी। क्या सच में मेरे दादाजी किसी खजाने का नक्शा था? और अगर था, तो उन्होंने हमें कभी बताया क्यों नहीं? अगले सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं अपनी स्कूटी उठाकर जैसलमेर के पुराने किले की तरफ निकल पड़ी। मन में डर था, पर सच्चाई जानने के लिए जिद उससे भी बड़ी थी। जब मैं किले के मुख्य द्वार पर पहुंची तो देखा कि मैनेजर सचिन कुमार पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने अपनी फौजी वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि साधारण शर्ट और पैंट में थे, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व बहुत ही रूपदार लग रहा था। उनके साथ एक और आदमी खड़ा था, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था। सचिन ने मेरा परिचय कराया। पूजा, ये हवलदार रावत जी है। ये मेरे भरोसेमंद साथी हैं। रावत जी ने मुस्कुरा के नमस्ते किया, लेकिन सचिन के चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता थी। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए कहा, पूजा, तुम्हारे दादाजी दीनदयाल जी इस किले के गुप्त रास्तों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। पुरानी फाइलों के हिसाब से इस किले में किसी कोने में एक पत्थर है जिस पर कुछ कोड खुदे हुए हैं। हमें वो ढूंढना है। हमें तीनों के लोग उन हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे जहाँ आमतौर पर सैलानी नहीं जाते। रास्ता बहुत ही संकरा और धूल भरा था। दीवार पर पुरानी नक्काशी थी जो अब धुंधली पड़ गई थी। चलते चलते मैंने हिम्मत जुटा के पूछा, मैनेजर साहब, आप मेरे दादाजी के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं और आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आपकी आंखों में वो गुस्सा साफ दिखता है। सचिन अचानक रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी करवाहट आ गई। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, पूजा, ये नफरत नहीं, ये वो दर्द है जो मेरे परिवार ने झेला है। मेरे दादाजी और तुम्हारे दादाजी दोस्त थे। दोनों उस खजाने की खोज में निकले थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी अकेले वापस आए और मेरे दादाजी का कभी पता ही नहीं चला। सबको लगा कि दीनदयाल जी ने उसे धोखे से उन्हें मार दिया और सारा राज अपने पास रख लिया। मैं सुनकर दंग रह गई। ये झूठ है। मेरे दादाजी बहुत ही नेक इंसान थे। वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकते। यही तो मुझे साबित करना है पूजा, सचिन ने कहा। या तो तुम्हारे दादाजी गुनहगार थे या फिर सच्चाई कुछ और है, और वो सच्चाई इसी खजाने के साथ दफन है।
हम किले के एक पुराने तहखाने जैसी जगह पर पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था। राव जी ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब सी निशान बने थे। अचानक मेरी नज़र एक कोने में लगे एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। उस पर एक सूरज का निशान बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे दादाजी अपनी डायरी में अक्सर बनाया करते थे। मैंने कहा, मैनेजर, यहाँ देखिए, ये निशान मेरे दादाजी का है। सचिन तुरंत वहाँ आए। उन्होंने पत्थर को ध्यान से देखा और उसमें थोड़ा धक्का दिया। पत्थर अपनी जगह से हिला और उसमें पीछे एक छोटी सी लोहे की डिब्बी रखी थी। सचिन जैसे ही वो डिब्बी उठाई, तभी हमें ऊपर से किसी चलने की आवाज़ आई। रावण जी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और कहा, मैनेजर, कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम तीनों सहम गए। क्या वो निशा के भेजे हुए लोग थे, या फिर जैसे मिल के वो तस्कर जो सालों से इस खजाने की तलाश में है। सचिन ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, पूजा, अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अब तुम इस खेल का हिस्सा हो। किले की उन पुरानी दीवारों के पीछे एक साया उभर कर सामने आया, और वो कौन था और उस डिब्बी में क्या था? ये सब अब एक बड़े खतरे की शुरुआत थी। किले के उस पुराने और धूल भरे तहखाने में सन्नाटा छा गया। ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, खट खट। कोई बहुत ही सावधान से हमारी तरफ बढ़ रहा था। हवलदार राव जी ने अपनी टॉर्च बुझा दी और दीवार से सटकर खड़े हो गए। मेजर सचिन ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे उसकी हाथ की गर्माहट और तनाव महसूस होने रहा था। चुप रहो पूजा, आवाज़ मत करना, सचिन ने धीरे से मेरे कान में कहा। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा शायद बाहर खड़े दुश्मन को भी सुनाई दे रही होगी। तभी टॉर्च की एक तेजी रोशनी सीढ़ियों से नीचे आई। एक साया दीवार पर उभरा। वो आदमी रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था। सचिन ने इशारा किया कि जैसे ही वो साया करीब आया, सचिन ने बिजली की फुर्ती से उस पर झपटा मारा। अरे अरे, छोड़ो मुझे, मैं हूँ, एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। सचिन ने उसे छोड़ दिया और राव जी ने अपनी टॉर्च लाई। हमारे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस की निशा का एक खास आदमी खड़ा था, जिसका नाम राकेश था। वह ऑफिस में छोटे मोटे काम करता था, लेकिन जब सब जानते कि वह निशा का जासूस था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राकेश? मैंने गुस्से में पूछा। राकेश कांपते बोला, पूजा जी, वो निशा मैडम ने कहा कि आप पर नज़र रखूं। उन्हें शक था कि आप किसी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर काम कर रही है। उन्हें बताए बिना अकेले क्रेडिट लेना चाहती है। सचिन ने राकेश को घूर कर देखा और कड़क आवाज में कहा, निशा को जाकर बोल देना कि इस मामले से दूर रही, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रावत जी, इसे बाहर ले जाइए और नज़र रखिए कि किसी को फ़ोन ना करे। रावत जी ने राकेश को बाहर ले गए। अब तहखाने में सिर्फ मैं और मैनेजर सचिन थे। धूल भरी हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुराने कागजात और सदियों से पुराने पत्थर की। सचिन ने वो लोहे की छोटी सी डिब्बी निकाली जो हमें पत्थर के पीछे मिली थी। डिब्बी बहुत ही पुरानी थी, उस पर जंग लगा हुआ था। सचिन ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और धीरे से उसका ढक्कन खोला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डिब्बी के अंदर सोना नहीं था, बल्कि उसमें एक पुरानी पितल की चाबी और कागज सा टुकड़ा था जो बुरी तरह पीला हो चुका था। सचिन ने बहुत ही सावधानी से उस कागज को खोला। उस पर कुछ अजीब से नक्शे बने थे और नीचे मेरे दादाजी के साइन थे, लेकिन सबने चौंकाने वाली बात उस कागज के पीछे लिखी थी। यहाँ लिखा था, सचिन के दादा विक्रम जी गद्दार नहीं थे, उन्हें धोखे से पकड़ा गया था। असली राज कुलधरा के उस मंदिर में है जहाँ सूरज की पहली किरण कभी नहीं पहुँचती। सचिन ने पढ़कर पत्थर बन गए। उनकी आंखों में जो नफरत मेरे परिवार के लिए थी, वो अब धीरे धीरे नमी में बदल रही थी। उन्हें धीरे से कहा, तो मेरे दादाजी गद्दार नहीं थे, उन्हें फंसाया गया था। मैं उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेजर, मेरे दादाजी ने तो राज संभाल कर रखा है ताकि सही समय पर सच सामने आ सके। हमें कुलधरा जाना होगा। सचिन ने अपना सिर हिलाया और उस चाबी को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। पूजा, कुलधरा जाना आसान नहीं होगा। वो गांव वर्षों से वीरान है। लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं, मेरे दादाजी के सम्मान की बात है। जैसे वह तहखाने से बाहर निकलने लगे, मुझे एहसास हुआ कि बाहर नज़ारा बदल चुका था। सूरज ढल रहा था और पूरा किला एक रहस्यमय परछाई में डूबा हुआ था। पर तभी मेरी नज़र नीचे खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ी। उसमें कुछ लोग दूरबीन से हमारी तरफ देख रहे थे। सचिन ने भी उन्हें देख लिया। उन्होंने मुझसे कहा, पूजा, ये निशा के लोग नहीं है, ये वो पेशेवर तस्कर है जो इस खजाने के किसी की भी जान ले सकते हैं। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन तभी एक गोली की आवाज़ गूंजी। ठाई! गोली सचिन के ठीक बगल वाली दीवार पर लगी। गाड़ी में बैठो पूजा, जल्दी, सचिन चिल्लाए। रेगिस्तान की उस शाम में अब एक खतरनाक पीछा शुरू होने वाला था।
क्या हम कुलधरा पहुंच पाएंगे और उस पुरानी चाबी से कौन सा दरवाज़ा खुलने वाला था? ये सब और मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। किले की पुरानी दीवारों से टकराती उस गोली की आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी असली बंदूक की आवाज़ इतनी करीब से नहीं सुनी थी। मेजर सचिन ने फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी जीप की तरफ खींचने लगे। सचिन, ये कौन लोग हैं? मैंने हफ्ते हुए पूछा। मेरी आवाज़ डर के मारे काँप रही थी। ये वही लोग हैं पूजा, जो इस सोने के लिए वर्षों से घात लगाए बैठे हैं। उन्हें पता चल गया कि हमें सुराग मिल गया है। सचिन ने जीप का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, रावत जी, आप अपनी गाड़ी संभालिए, हम कुलधरा की तरफ निकल रहे हैं। हवलदार रावत जी ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े। जैसे सचिन ने जीप स्टार्ट की, पीछे से खड़ी उस काली गाड़ी से टायर चीखने लगे। वे हमारा पीछा कर रहे थे। जैसे महल की तंग गलियों में होते हुए हमारी जीप तेजी से मुख्य सड़क पर आ गई। पीछे वाली गाड़ी से लगातार गोलियां चल रही थी। सचिन बहुत ही सधे हुए हाथों से स्टीयरिंग घुमा रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक फौजी का जुनून था। पूरा नीचे झुक जाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मैं सीट के नीचे दबकर बैठ गई। मुझे बस बाहर से आती हवा की साएं और गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी सचिन ने अचानक एक मोड़ लिया और जीप पक्की सड़क पर छोड़कर एक कच्चे रास्ते यानी रेगिस्तान की दौड़ पर उतार दी। धूल का एक बड़ा गुब्बारा उठा, जिससे पीछे वाली गाड़ियों को हम देखना बंद हो गए। कुछ देर की भाग दौड़ के बाद गोले की आवाज़ बंद हो गई। शायद हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। सचिन ने जीप की रफ्तार में थोड़ी कम की, लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने धीरे से उठते हुए पूछा। मेरा गला सूख रहा था। कुलधरा, सचिन ने बस इतना ही कहा। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो शापित गांव जहाँ सदियों से कोई नहीं रहता था, वहाँ वो रात छुपा था जिससे तुम्हारे दादाजी ने उस कागज में लिखा था। शाम ढल चुकी थी और आसमान का रंग गहरा नीला हो गया। दूर से कुलधरा गांव के टूटे फूटे पत्थर दिखने लगे। इस गांव के बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी थी कि कैसे रातों रात एक पूरा गांव खाली हो गया था और जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे श्राप दिया था कि यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जैसे हम गांव की सीमा पर पहुंचे, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टूटे हुए घर, बिना छत की दीवारें और धूल से भरी गलियां। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। सचिन ने गाड़ी एक पुराने मंदिर के पास रोकी। वहीं मंदिर जिसमें जिक्र उस कागज में था। रावत जी पीछे रह गए। शायद उन्होंने उन हमलावरों को दूसरी तरफ भटका दिया। सचिन ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। हम मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर में ग्रह की धूल की मोटी परत जमी थी। सचिन ने अपनी पॉकेट से वह पित्तल की चाबी निकाली। पूजा, ध्यान से देखो, मंदिर की इस दीवार पर कहीं कोई ताला या छेद होना चाहिए। हम दोनों दीवार को टटोलने लगे। अचानक मेरा पैर एक ढीले पत्थर से टकराया। जब हमने उस पत्थर को उठाया तो नीचे एक लोहे का छोटा सा छेद दिखा। सचिन डरते दिल के साथ वो चाबी उसमें डाली और घुमाया। कड़क एक आवाज़ आई और मंदिर की फर्श का एक हिस्सा धीरे से खिसक गया। नीचे जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। क्या हम नीचे जा रहे हैं? मैंने डरते हुए पूछा। जानना ही होगा पूजा, यही वो जगह है जहाँ मेरे और तुम्हारे परिवार का इतिहास दबा है, सचिन ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे एक छोटा सा कमरा था जहाँ दीवारों पर मसाले रखने की जगह बनी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक रखी थी, लेकिन जैसे ही सचिन ने उस संदूक की तरफ बढ़े, अचानक कमरे के कोने में एक परछाई बाहर निकली। रुको मैनेजर, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। वो आवाज़ सुनकर मैं दंग रह गई। वो आवाज़ मेरे बॉस मिस्टर खन्ना की थी। उसके हाथों में एक पिस्तौल थी और उसने पीछे निशा कड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। खन्ना जी, आप यहाँ? मेरी जुबान जैसे जम गई। हाँ पूजा, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही होशियार हो? मुझे तो बस तुम्हारे दादाजी की डायरी का इंतज़ार था और वो काम तुमने मेरे लिए आसान कर दिया है। खन्ना जी ने लालच भरी आंखों से संदूक की तरफ देखते हुए कहा। अब हम एक बड़ी मुसीबत में थे। एक तरफ वो खजाना था जिसके लिए अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया, और दूसरी तरफ मेजर सचिन थे, जो किसी भी कीमत पर खजाने को गलत हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे। कुलधर के उस पुराने मंदिर के नीचे बने गुप्त कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने मेरे बॉस मिस्टर खन्ना के हाथ में पिस्तौल लिए खड़े थे। उन्होंने बगल में निस्सा अपनी जीत की मुस्कान लिए खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ मैंने इतने सालों तक काम किया वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। खन्ना जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये देश की अमानत है, मैंने चिल्लाकर कहा। खन्ना जी जोर से हंसे। अमानत?
पूजा, दुनिया में पैसे से बड़ी कोई अमानत नहीं होती। तुम्हारे दादाजी पागल थे जो इस खजाने को छुपाते रहे, और मेजर साहब के दादाजी भी उतने बेवकूफ़ थे जो उसके लिए अपनी जान दे दी। मेजर सचिन के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। उन्होंने अपनी आवाज़ को बहुत शांत रखा, लेकिन उसमें एक फौजी की कड़क थी। खन्ना, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। मौत की तरफ मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। खन्ना ने पिस्तौल तानते हुए कहा। निशा, वो संदूक खोलो। निशा धीरे धीरे उस लकड़ी की पुरानी संदूक की तरफ बढ़ी। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा था जो पित्तल की उस चाबी से खुल सकता था जो सचिन के पास थे। सचिन ने धीरे से अपनी जेब से चाबी निकाली और जमीन पर फेंक दी। ये लो चाबी, खोल लो अपनी किस्मत, सचिन ने ठंडी आवाज़ में कहा। निशा ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और संदूक का ताला खोला। जैसे ही संदूक का भारी ढक्कन खुला, हम सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोना नहीं, संदूक के अंदर एक ढेर सारी पुरानी फाइलें, कुछ मेडल और एक छोटी सी मखमली थैली थी। निशा ने गुस्से में वो थैली झटकी। उसमें कुछ कीमती हीरे निकले, लेकिन साथ में एक पत्थर भी गिरा। खन्ना ने वो पत्थर उठाया, उसमें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उस पत्र में लिखा था, ये खजाना उन गद्दारों को सजा देने के लिए है जिन्होंने देश के साथ धोखा किया। जो भी इस संदूक को लालच में खोलेगा, वह कभी इस तहखान से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने की आवाज़ आई। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। सचिन ने तुरंत मेरी तरफ देखा। पूजा, ये जाल है। खजाना असल में यहाँ है ही नहीं। ये सिर्फ लालची लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था। खन्ना घबरा गया। उसकी पिस्तौल हाथ से छूट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोना कहाँ है? वह पागलों की तरफ संदूक को खगाने लगा। सचिन ने मौका पाकर खन्ना को एक जोरदार धक्का दिया और मेरा हाथ पकड़ सीढ़ियों की तरफ भागे। जल्दी करो पूजा, ये तहखाना ढलने वाला है। निशा और खन्ना वहीं पत्थरों के बीच फंस गए। अब तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर के मुख्य हिस्सों में आए। बाहर निकलते ही हमने देखा कि हवलदार रावत जी पुलिस की एक टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने उन हमलावरों को पकड़ लिया जो हमारा पीछा कर रहे थे। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, एक जोरदार धमाका हुआ और वो गुप्त रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। सचिन ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से वो पीला कागज निकाला जो अब में पहले मिला था। उन्होंने उसे पलटकर गौर से देखा। पूजा, असली खजाना कोई सोना या चांदी नहीं था। वो फाइल और मेडल मेरे दादाजी की बेगुनाहों के सबूत थे। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें गद्दारी के इल्जाम में बचाने के लिए ये सब छुपाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब मेरे दादाजी ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं पूजा, सचिन ने अपनी बार मुस्कुराते हुए कहा। वो एक सच्चे दोस्त और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने इस राज को इसलिए सुरक्षित रखा ताकि सही समय पर सच सामने आ सके। रात का अंधेरा अब छटने लगा और दूर से ही सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही थी, जिससे मैंने कहा वो रेगिस्तान अब मुझे डरावना नहीं बल्कि बहुत ही गौरवशाली लग रहा था। सचिन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी खबर मिल गई है ना, जैसलमेर का असली खजाना। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, हमारी ये अनचाही साझेदारी अब एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी। कहानी समाप्त। कुलधरा की उस धूल भरी रात के बाद जैसलमेर की सुबह सुबह सुकून भरी थी। मिस्टर खन्ना और निशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके लालच ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मैंने अपनी न्यूज़पेपर की नौकरी छोड़ दिया। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैंने उन पुरानी फाइलों के आधार पर एक किताब लिखी जिसका नाम रखा रेगिस्तान का रक्षक, दादाजी की विरासत। इस किताब ने मेरे दादाजी पर लगे सारे पुराने दाग धो दिए और उन्हें एक नायक की तरह सबके सामने पेश किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी जिंदगी में है। मेजर सचिन कुमार अब मेरे लिए सिर्फ एक अक्कड़ फौजी नहीं रहे। वो मिशन के दौरान हमने एक दूसरे का जिस तरह समझा, उसको हमारे बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया था। एक शाम जब हम दोनों जैसलमेर के किले के मुंडे पर खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे, सचिन ने मेरा हाथ थाम लिया। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, पूजा, खजाना तो मिल गया, मेरे दादाजी का सामान, लेकिन मुझे एक और कीमती चीज़ मिली है जिससे मैं कभी खोना नहीं चाहता। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। क्या मेजर साहब, फिर से कोई नया मिशन? नहीं, सचिन मुस्कुराए। उनकी आंखों में अब वो पुरानी कराहट नहीं बल्कि बहुत सारा प्यार था। ये मिशन जिंदगी भर का है। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? मैंने बिना कुछ कहे बस अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। दूर रेगिस्तान में बजती सारंग की धुन जैसे हमारे मिलन का जश्न मना रही थी। सच ही तो है, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं बल्कि वो सच और प्यार होता है जो हमारे लिए संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूजा और सचिन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी एक और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए राज और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
राम राम। मैं पहली बार अपनी आवाज़ में कहानी दी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं।